हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2019 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में, जो कि संडे को हुआ था 5 मई 2019 को। यहाँ हम पेपर का कोड P2 डिस्कस करेंगे और ये वीडियो नीट यूजी 2019 के पेपर का पार्ट 2 है, जहाँ क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन 15 क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री में पूछे गए थे, इनके आंसर्स की बात करेंगे, इनके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे और इनके डिफ़िकल्टी लेवल को भी समझेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे गए थे, ताकि आने वाले नीट के एग्ज़ाम में आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके और इस नीट यूजी 2019 के केमिस्ट्री पेपर का आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर सकें। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ से पूछा हुआ एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको प्रोटोनेट करना, प्रोटोन का एडिशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपके ऑप्शंस हैं वाटर, मैथनॉल, डाइमेथिल ईथर एंड फिनॉल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4। कैसे आया, तो पहले जरा कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड बहुत ही डिफिकल्टी से प्रोटॉन को ऐड करेगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसा कंपाउंड जो प्रोटॉन को डिफिकल्टी से ऐड करेगा, इसका मतलब यही हुआ कि उस कंपाउंड में प्रोटॉन ऐड होने के बाद एक अनस्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, या उस कंपाउंड में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी कि प्रोटॉन को अटैक करने के लिए सफिशिएंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है फिनॉल है। वो कैसे आया, तो उसके कंसेप्ट को और इस क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है उसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि फिनॉल के केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज हो जाते हैं रेजोनेंस की वजह से, जिसके कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण प्रोटॉन अब इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए फिनॉल को प्रोटोनेशन करना या फिनॉल का प्रोटोनेशन करना डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 है। यही बात यहाँ पे समझाई गई है, ध्यान से देखिएगा। इन केस ऑफ फिनॉल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम इज डीलोकेलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। यानी कि फिनॉल के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पे प्रेजेंट हैं, वो बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज हो जाते हैं रेजोनेंस की वजह से। जैसा कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं फिनॉल की जो यहाँ बनाई गई हैं। सबसे पहले देखा आपने, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। देन रेजोनेंस की वजह से वो नेगेटिव चार्ज फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पैरा पोजीशन पे आएगा, देन अगेन ऑर्थो पे। और आप तीनों स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से लोन पेयर की एक तरह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से प्रोटॉन का अटैक इजीली नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही बात आगे कही गई है। Hence, due to the involvement of lone pair of electrons of oxygen atom in resonance in phenol, it will have positive charge on oxygen atom. Hence, incoming proton will not be able to attack easily. So, phenol will be most difficult to protonate. फिनॉल के अंदर रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया बेंजीन रिंग के अंदर, जिस वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आने की वजह से आने वाले प्रोटॉन को इजीली अटैक करने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं है। इसलिए फिनॉल जो होगा वो सबसे डिफिकल्टी से प्रोटोनेट होगा। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है 4, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। एल्काइन से एल्कीन की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। आपके सामने एक एल्काइन दे रखी है, दैट इज ब्यूट टू आइन, और यहाँ से आपके पास सिस 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो रहा है।
आपको ये बताना है कि ये कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा या कौन सा रिएजेंट मोस्ट सुटेबल होगा इस कन्वर्जन को करवाने के लिए। आपके पास ऑप्शन है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन पैलेडाइज कार्बन एंड क्यूनोलिन, जिंक HCl एंड Hg+2H+H2O। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2, दैट इज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज कार्बन एंड क्यूनोलिन एल्काइन कन्वर्ट्स इनटू सिस एल्कीन। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा रिएक्शन एल्काइन की है और एल्काइन को जब इस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन और पैलेडाइज कार्बन से क्यूनोलिन की प्रेजेंस में, तो वहां से सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यही बात यहाँ पे कही गई है। एल्काइंस ऑन रिएक्शन विथ H2 PD कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन गिव्स सिस एल्कीन, राइट। तो यहाँ पे एल्काइन आपने लिया है और एल्काइन से सिस एल्कीन बना रहे हो, तो उसके लिए ये सेकंड नंबर पे जो रिएजेंट दे रखा है सेकंड ऑप्शन में वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। ब्यूट-2-ine आपने लिया एज अ रिएक्टेंट, it reacts with H2 in presence of palladized carbon in presence of quinoline, it will give cis-2-butene. Hence the correct answer of this question is option 2. Okay, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल, कौन सी स्पीसीज स्टेबल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है SiF6-2, GeCl6-2, SnOH6-2, SiCl6-2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, दैट इज SiCl6-2 इज नॉट अ स्टेबल स्पीसीज। अभी कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ये भी समझना है कि जो 3 स्पीसीज स्टेबल है वो क्यों स्टेबल है और जो स्पीसीज स्टेबल नहीं है वो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड tin, they form species like SiF6-2, GeCl6-2 and SnOH6-2 which are also stable। यानी कि जो हमारे पास 3 एलिमेंट्स यहाँ दे रखे हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इन तीनों के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जिस इन तीनों के पास d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से ये तीनों एलिमेंट्स 3 तरह की स्पीसीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो कि स्टेबल होती हैं। सिलिकॉन SiF6-2 बना सकता है, जर्मेनियम GeCl6-2 बना सकता है और इसी तरह से टिन जो है SnOH6-2 बना सकता है। अब रही बात SiCl6 की कि ये क्यों नहीं बनता है। तो SiCl6-2 की अगर हम बात करें, या -2 है इसके ऊपर, SiCl6-2 डज नॉट एग्जिस्ट। SiCl6-2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो देखिए ध्यान से। पहला रीजन, साइज ऑफ क्लोरीन इज लार्ज, सो 6 लार्ज क्लोराइड आयंस कैन नॉट बी अकोमोडेटेड अराउंड Si+4 ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इट्स साइज। भाई SiCl6-2 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि क्लोराइड का साइज बड़ा है और हमारे पास 6 क्लोराइड आयन हैं जो उस Si+4 के साथ जुड़े हुए हैं, और Si+4 के साथ 6 क्लोराइड आयन का एक साथ जुड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे साइज का लिमिटेशन हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या है SiCl6 के स्टेबल नहीं होने का, इंट्रैक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड Si+4 इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो क्लोराइड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन है सिलिकॉन +4 के साथ, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन दोनों रीजन की वजह से SiCl6-2 का फॉर्मेशन इजीली नहीं होता और SiCl6-2 स्टेबल भी नहीं है। हेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। आपके सामने कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। आपके ऑप्शन है SrOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस एंड BeOH होल ट्वाइस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4, दैट इज BeOH होल ट्वाइस। अब आप एक्सप्लेनेशन की बात करें अगर, तो देखिए ध्यान से, हम क्या कहेंगे कि जो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे के सारे बेसिक हाइड्रोक्साइड हैं और इजीली एसिड से रिएक्शन करते हैं।
लेकिन जब हम बात करें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की तो आप अच्छे से जानते हैं बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। जाहिर सी बात है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड वही हाइड्रोक्साइड होगा जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केवल एसिड से रिएक्शन करते हैं, जबकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, इसलिए एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की कैटेगरी में आता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। Strontium hydroxide, calcium hydroxide and magnesium hydroxide are basic hydroxide, while beryllium hydroxide is an amphoteric hydroxide since it can react with both acid and bases. अब कैसे रिएक्शन करता है? तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब आप एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हो, HCl से कराते हो, तो वहां से बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस की तरह एक्ट कर रहा है और एसिड से रिएक्शन कर रहा है। इसी तरह से अगर आप बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन NaOH से कराते हो, जहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एज एन एसिड की फॉर्म में NaOH के साथ रिएक्शन करता है, वहाँ से सोडियम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, राइट। Na2BeOH होल 4 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बेरिलियम का एक हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, बेस से भी रिएक्शन कर रहा है। एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो इसका बिहेवियर एज अ बेस है, और बेस से रिएक्शन कर रहा है उस समय इसका बिहेवियर एज एन एसिड है। और दोनों की तरह जब ये बिहेव कर सकता है, इसीलिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की कैटेगरी में आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, राइट। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से फिनॉल के प्रिपरेशन से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। आपके सामने एक कंपाउंड दे रखा है जिसकी रिएक्शन O2 से कराने पर एक इंटरमीडिएट A बनता है, जिसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराने पर फिनॉल प्लस एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। आपको बताना है ये जो इंटरमीडिएट A है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 यही कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। फॉलोइंग रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट A फॉर्म हो रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2, दैट इज बेंजीन रिंग CH3CCH3OOH। ये जो हमारे सामने रिएक्टेंट दे रखा है ये क्यूमीन है और इसका जो सही आंसर है वो है 2, दैट इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो एनसीईआरटी में हमने अच्छे से पढ़ रखा है, और हम जो फिनॉल की बात करते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन की, तो बहुत ही फेमस मेथड है क्यूमीन से कैसे बनाते हैं फिनॉल। उसी के दौरान इंटरमीडिएट A जो है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी कहा, फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्यूमीन isopropyl benzene where cumene is oxidized in the presence of air to form cumene hydroperoxide which is intermediate A, which on further treatment with dilute acid gives phenol and acetone. फिनॉल का मैन्युफैक्चर हम किससे करते हैं? क्यूमीन से करते हैं। क्यूमीन जिसको आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो क्यूमीन है उसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा एयर की प्रेजेंस में, जहाँ से क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनेगा जो कि यहाँ पे इंटरमीडिएट A है। और ये जो इंटरमीडिएट A क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड फॉर्म हुआ है ये फर्दर रिएक्शन करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ और यहाँ से फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ध्यान से, क्यूमीन लिया आपने आइसोप्रोपिल बेंजीन, एयर की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराया, यहाँ से क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना जो कि है हमारा इंटरमीडिएट A, और इसका डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराने पर फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 विच इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड द इंटरमीडिएट A फॉर्म इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 डी ब्लॉक एलिमेंट्स में केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व करते हुए एक बहुत ही लॉजिकल और मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, द मैग्नेट एंड द पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। जो मैग्नेट आयन होता है MnO4-2 और पर मैग्नेट आयन होता है MnO4-, ये दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं। टेट्राहेड्रल क्यों होते हैं ये यहाँ पे आपको बताना है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो पाई बॉन्डिंग। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विथ p ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज।
और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद द डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। फिर देखते हैं ये कैसे आया। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मैग्नेट और पर मैग्नेटायन दोनों ही टेट्राइडल होते हैं, दोनों के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में। अब बस ये कंसेप्ट समझना है कि पाई बॉन्डिंग कैसे बनी, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन कौन से ऑर्बिटल्स मैग्नीज के और कौन कौन से ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के इस पाई बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट कैसे है। तो आइए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जैसा कि कहा गया है कि मैग्नेट आयन MnO4-2 एंड पर मैग्नेट आयन MnO4- बोथ आर टेट्राइडल। अगर आप बात करें MnO4- की, पर मैग्नेट आयन की, तो आप देख सकते हैं मैग्नीज के साथ 3 डबल बॉन्ड हैं ऑक्सीजन के और एक O पे माइनस चार्ज है, राइट। इसी तरह से अगर आप बात करें मैग्नेट आयन की MnO4-2, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हैं Mn के साथ और 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे आप देखिए जो ऑक्सीजन एटम है, चाहे आप पर मैग्नेट की बात करो या मैग्नेट की बात करो, दोनों के अंदर जो मैग्नीज है उसका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और जो ऑक्सीजन है उसका पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस तरह का जो पाई बॉन्ड बना, जैसा कि आप देख सकते हैं Mn डबल बॉन्ड O, ये जो पाई बॉन्ड बना इसमें मैग्नीज के डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ, तब जाके ये पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, राइट। अब यहां पे ध्यान देना, मैग्नीज डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट डी पाई पी पाई बॉन्ड, राइट। तो क्या कहेंगे हम, इन बोथ मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन p orbitals of oxygen and d orbitals of manganese and the pi bond is d pi p pi type in both। यानी कि दोनों में ही d pi p pi टाइप का पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, जहां ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स मैग्नीज के d ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, जहां पे एग्जैक्ट यही बात कही गई है कि डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन में, और इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर दोनों की टेट्राइडल होती है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 पीरियोडिक टेबल चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए आपको बताना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2। इसको समझने के लिए पहले हम एक जनरल कंसेप्ट की बात करते हैं। जनरल कंसेप्ट ये है कि हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज देखने को मिलेगा, स्पेशली जब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं, वो क्या है उनकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, तो एक्सप्लेनेशन हम क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, in the second period elements the first ionization enthalpy of beryllium is more than that of boron। सबसे पहला चेंज क्या नोट करना है कि बेरिलियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बोरोन से ज्यादा होता है, जबकि ज्यादा किसका होना चाहिए, बोरोन का, क्योंकि बोरोन लेफ्ट साइड में है और मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अपन, और लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोरोन का ज्यादा है, बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की ज्यादा होती है। क्यों होती है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करके बताएंगे। एंड ऑल्सो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, बट नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। क्यों होती है, ये स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ये जो 2 चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताते समय, ये थोड़ा सा चेंज नोट करना है कि बेरिलियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा होता है
और नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, राइट। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, और तीसरा एक जनरल कंसेप्ट कि लेफ्ट टू राइट जाने पर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से। तो हम बोल देंगे सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एज फॉलोज। सबसे पहले लिथियम, ये चेंज आ गया, बोरोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, बेरिलियम की ज़्यादा है। कार्बन, फिर ये चेंज हमें नोट करना है, ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। और ये ऑर्डर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 2 में। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की, जो कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, जहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, अगर आप जल्दबाजी करें तो गलती हो सकती है। बाकी क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आराम से इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्या कह रहा है जरा देखिए, केमिकल काइनेटिक्स से पूछा हुआ एक क्वेश्चन। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट अगर के है, the time t required for the completion of 99% of the reaction is given by 99% of the first order reaction को complete होने में जो t time required होगा उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है t इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है t इज इक्वल टू 6.909 अपॉन के, थर्ड ऑप्शन कह रहा है t इज इक्वल टू 4.606 अपॉन के, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। अब आइए इसके आंसर की और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3, और देखते हैं वो आया कैसे। तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है तो हमें उसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का पता होना चाहिए, जिसमें हम अप्लाई करेंगे कंडीशन को, और गिवन कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हम आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पे ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, गिवन है 99% कंप्लीशन। 99% कंप्लीशन जब हम बात करते हैं तो a हमारा हो गया 100%। इनिशियली अगर आप 100% लेते हो तो a हो गया 100%, और x जितना परसेंट रिएक्शन हो गई है वो है 99%। तो a का वैल्यू आप रखेंगे 100 और x का वैल्यू रखेंगे 99। ठीक है, t आपको कैलकुलेट करना है और k आपको k ही रखना है, k के टर्म्स में आपका आंसर आएगा। सो ऑन पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में हम a और x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा देखिए ध्यान से। तो आपने वैल्यू पुट की, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 100 अपॉन 100 माइनस 99। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 100 अपॉन 1, क्योंकि 100 में से 99 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 100। लॉग बेस 10 100 का वैल्यू होता है 2, तो k इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन टी, k इज इक्वल टू 4.606 अपॉन टी। ठीक है, तो यहां से t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 4.606 अपॉन k, और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 3 में। हेंस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कि केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक एलिमेंट से मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है, PCl5 से रिलेटेड, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर नीट के एग्जाम में, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपने PCl5 पढ़ रखा है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज है, NCERT में भी गिवन है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 एक इजी क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। PCl5 से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से। पहला ऑप्शन कह रहा है 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है 2 एक्सियल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स। अब हम इसके फोर्थ ऑप्शन की, आंसर की और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिए आगे ध्यान से, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4, PCl5 मॉलिक्यूल नॉन रिएक्टिव होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है। तो ऊपर वाले बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है।
तो पहले जरा हम PCl5 की स्ट्रक्चर को देख लें। PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, जहां पे 3 PCl जो हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाते हैं और 2 PCl एक्सियल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 240 पिकोमीटर होती है, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ की जो बॉन्ड लेंथ है वो 202 पिकोमीटर होती है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो हैं वो आपस में 120 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं वो 180 डिग्री पे एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हैं। अब इन्हीं स्ट्रक्चर को इसी PCl5 की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम इसके सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात, PCl5 मॉलिक्यूल हैज 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। बिल्कुल सही बात है कि PCl5 मॉलिक्यूल के पास 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, जो कि एक दूसरे के साथ 120 का एंगल बनाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट देखिए, 2 axial PCl bonds are also present making an angle of 180 डिग्री with each other। इस PCl5 मॉलिक्यूल के अंदर 2 axial PCl bonds हैं, देख सकते हैं आप 2 axial PCl bonds हैं जो प्रेजेंट हैं और जो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तीसरी बात, axial PCl bonds are longer and weaker while equatorial PCl bonds are shorter and stronger। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसा कि अभी हमने कहा कि एक्सियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ है 240 पिकोमीटर और इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 202 पिकोमीटर। तो एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं, PCl एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं वो लॉन्गर हैं और लॉन्गर होने की वजह से वो वीकर बॉन्ड्स हो गए। इसी तरह से जो इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स हैं वो शॉर्टर हैं और इस वजह से वो स्ट्रॉन्गर हैं। और ऐसा होने की वजह से सारे PCl बॉन्ड्स इक्वेटोरियल और सारे एक्सियल PCl बॉन्ड्स जो हैं उनका इक्वेटोरियल का और एक्सियल का नेचर अलग अलग होने से, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होने से PCl5 मॉलिक्यूल एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। जबकि ऑप्शन 4 तो कह रहा है PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, तो ये गलत हो गया। हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब आगे देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज। आपके सामने 4 ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स। इन चारों ऑर्बिटल्स को अगर हम डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन 5f 6p 5p एंड 4d इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड ऑप्शन 6p 5f 5p एंड 4d इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन 6p 5f 4d एंड 5p इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। एंड फोर्थ ऑप्शन 5f 6p 4d एंड 5p इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है 5f की, फिर 6p की, फिर 5p की, फिर 4d की। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर आप n+l रूल को पढ़ते हैं। n+l रूल क्या कहता है? n+l रूल ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू लोअर होगी उसकी एनर्जी लोअर होगी, और अगर किसी 2 ऑर्बिटल के लिए सेम n+l वैल्यू आ जाती है तो जहां n की वैल्यू लोअर होगी उसकी एनर्जी लोअर होगी। यही बात यहां पे कही गई है। अकॉर्डिंग टू n+l रूल, लोअर द n+l वैल्यू ऑफ एन ऑर्बिटल, लोअर विल बी इट्स एनर्जी। जितनी वैल्यू n+l की हायर उतनी एनर्जी हायर, जितनी n+l की वैल्यू लोअर उतनी ऑर्बिटल की एनर्जी भी लोअर। लेकिन अगर कभी n+l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाएगी तब क्या होगा? जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू लोअर है उसकी एनर्जी लोअर होगी। सो फॉर सेम n+l वैल्यू, लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर विल बी इट्स एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, इन चारों ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू देखते हैं। जिनकी n+l वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी एनर्जी ज़्यादा आएगी, और जहाँ n+l वैल्यू सेम आ जाएगी वहाँ हम n की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो देखिए ध्यान से, n+l वैल्यूज फॉर द गिवन ऑर्बिटल आर एज फॉलोज। सबसे पहले बात करें 4d की, n की वैल्यू है 4, d के लिए l की वैल्यू है 2, तो n+l आ गया 4 + 2 = 6। फिर बात करें 5p ऑर्बिटल की, n की वैल्यू है 5 और p ऑर्बिटल के लिए l होता है 1 एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो हमारे पास n+l आ गया 5 + 1 = 6। अब देखिए ध्यान से, दोनों के लिए n+l वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कहाँ लोअर है? 4d के लिए, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और 5p की एनर्जी 4d से ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए थर्ड 5f, हमारे को पता है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना है 5, और एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू f ऑर्बिटल के लिए होती है 3, तो 5 + 3 आ गया 8।
इसी तरह से 6p ऑर्बिटल की बात करें, एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और एजीमुथल क्वांटम नंबर p के लिए जो आएगा l की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, तो n प्लस l हो गया 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आ गई, 5f की, क्योंकि उसके लिए n प्लस l सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद 6p की, जिसकी n प्लस l वैल्यू सेकेंड नंबर पे है, और फिर आएगा हमारे पास 5p, क्योंकि उसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा है, और फिर उसके बाद 4d। तो क्या हो जाएगा, हेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी इज एज फॉलोज 5f, 6p, 5p एंड 4d। और ऐसा कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 1 में, हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 पॉलीमर चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, आपके सामने 4 पॉलीमर के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है। ऑप्शन 1 नाइलॉन 6 ऑप्शन 2 नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ऑप्शन 3 नाइलॉन 6 एंड ऑप्शन 4 ब्यूना S। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और आपने जब पॉलीमर चैप्टर को रीड किया होगा तो आपने वहां पे भी इसकी बात की है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के एग्जाम्पल में नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 की बात की जाती है। तो देखिए ध्यान से, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इज अ बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन NH2CH2COH and amino caproic acid NH2CH2 5COH। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 की जब हम बात करते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और पॉलीअमाइड पॉलीमर है, यानी यहाँ पे अमाइड फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा पॉलीमर के अंदर, और ये कोपॉलीमर है जिसके अंदर 2 मोनोमर होते हैं। एक मोनोमर होता है ग्लाइसिन, जिसमें हमारे पास NH2COH प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप भी है और COH ग्रुप भी है ग्लाइसिन के अंदर, और दूसरा हमारे पास मोनोमर है अमीनो कैप्रोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CH2 5COH। ओके, और ये जब दोनों मोनोमर रिएक्ट करते हैं तो एक पॉलीअमाइड कोपॉलीमर बनता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसका नाम है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। हेंस इस क्वेश्चन नंबर 26 का जो पॉलीमर चैप्टर से पूछा गया था, उसका करेक्ट आंसर है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 पी ब्लॉक एलिमेंट्स 18 ग्रुप एलिमेंट्स और केमिकल बॉन्डिंग को मिक्स करते हुए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैच द ज़ेनॉन कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विथ इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। 2 कॉलम है यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम में ज़ेनॉन के कंपाउंड्स की बात की गई है और सेकंड कॉलम में उनके स्ट्रक्चर की बात की गई है। आपको बताना है स्ट्रक्चर से कंपाउंड का करेक्ट मैचिंग क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है कॉलम 1 के अंदर, ए ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, बी ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, सी ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड डी ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड। और इसके लिए जो आपके पास स्ट्रक्चर कॉलम 2 में दे रखी हैं, सबसे फर्स्ट है पिरामिडल, सेकंड है स्क्वायर प्लेनर, थर्ड है डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल और फोर्थ है स्क्वायर पिरामिडल। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं जिसमें 4 कोड दे रखे हैं। आपको बताना है करेक्ट कोड करेक्ट मैचिंग के साथ कौन सा है। तो देखिए ध्यान से, कोड है आपके पास ABCD। 4 ऑप्शन के लिए जो मैचिंग है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी ए का करेक्ट मैचिंग है 2, बी का करेक्ट मैचिंग है 3, सी का करेक्ट मैचिंग है 4 और डी का करेक्ट मैचिंग है फर्स्ट। अब देखते हैं ये आया कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 की, जहां ज़ेनॉन के पास 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ज़ेनॉन जो सेंट्रल एटम है उस पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसा होने की वजह से जो XeF4 की स्ट्रक्चर आती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, और जैसा कि आप देख सकते हैं 4 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर ज़ेनॉन एटम पे प्रेजेंट हैं, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ पे XeF4 की देखने को मिलती है। सेकेंड हम बात करें ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड की, जहाँ पे ज़ेनॉन के पास 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इस वजह से इसकी डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 फ्लोरीन एटम्स हैं 6 ऑक्टाहेड्रल के कॉर्नर पे, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिस वजह से इसकी स्ट्रक्चर डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है।
अब बात करें XeOF4 की, जहां पे ज़ेनॉन के पास 5 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होती है, राइट। अब आगे देखिए ध्यान से, लास्ट बच गया हमारे पास XeO3, जहां ज़ेनॉन के पास 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगी लाइक अमोनिया। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की, जहां पे इजी क्वेश्चन है ये, थर्मल स्टेबिलिटी का हाइड्राइड्स के लिए पूछा गया है, ऑर्डर क्या होगा, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्सीजन फैमिली से पूछा गया। ये एक इजी क्वेश्चन है और इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E? E स्टैंड्स फॉर OSSE, TE एंड PeO। यानी जो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स होते हैं H2E, उनके लिए थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। आपके ऑप्शन है H2S, H2O, H2SE, H2TE, H2PO इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड है H2S, H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन है H2PO, H2TE, H2SE, H2S, H2O इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और फोर्थ ऑप्शन है H2SE, H2TE, H2PO, H2O एंड H2S इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, यानी सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होती है H2O की, फिर H2S की, फिर H2SE की, फिर H2TE की, फिर H2PO की, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो कैसे आया ये, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है। सेंट्रल एटम की साइज बढ़ने से जो H2E मॉलिक्यूल है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि He बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, राइट। यही बात यहाँ पे कही गई है। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज। टॉप टू बॉटम जाने पर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है। देयरफॉर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E डिक्रीजेज। जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है H2E मॉलिक्यूल के लिए वो टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज द He बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। He की जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। हेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी, जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या आएगी, यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी होगा स्टूडेंट्स, सबसे कम किसकी होगी, H2PO की, फिर H2TE की, फिर H2SE की, फिर H2S की और फिर H2O की। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा H2O की थर्मल स्टेबिलिटी होगी और टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होगी। सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी H2PO की होगी। और ये करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 3 में। हेंस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में स्ट्रक्चर जहाँ दे रखी है वहाँ से पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ रखा है तो, और एनसीईआरटी आपने नहीं देख रखी है, इस स्ट्रक्चर का जिक्र कभी नहीं किया है तो शायद आपको ये मॉडरेट लग सकता है। क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड इज। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए ध्यान से। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चारों स्ट्रक्चर बना रखी हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं स्टूडेंट्स तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, चाहे भले ही आपने स्ट्रक्चर कभी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है और उस न्यूट्रल कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं है। जबकि आप ध्यान से देखें, चारों स्ट्रक्चर में, मतलब 4 में से फर्स्ट स्ट्रक्चर के अलावा स्ट्रक्चर 2, 3 और 4 तीनों में चार्ज स्पीसीज दिखाई दे रही हैं, जबकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो जो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड की जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो इन चारों में से अगर सेलेक्ट करनी है तो आराम से समझ में आ रही है, उसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। यही बात यहाँ पे हमने समझाई है, ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, सो इट्स करेक्ट स्ट्रक्चर इज Br Br Br, और हर Br के साथ, जैसे आप देख सकते हैं कॉर्नर में दोनों Br के साथ 3 डबल बॉन्ड O है और सेंट्रल ब्रोमीन एटम के साथ 2 डबल बॉन्ड O है। और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, किसी भी ऑक्सीजन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है और ऐसी स्ट्रक्चर कहाँ दे रखी है, फर्स्ट में। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। ओके, अब हम देखते देखते आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि एक मॉडरेट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछा गया है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड है। आराम से आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है।
An alkene A on reaction with ozone and zinc H2O gives propanol and ethanol in equimolar ratio. एक एल्कीन ए है जिसकी रिएक्शन आपने ओजोन के साथ कराई, ओजोन लाइसिस ऑफ एल्कीन आपने पढ़ा होगा, और जिंक H2O के साथ कराई, जिससे आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड इक्विमोलर रेशियो में फॉर्म हो रहे हैं वो है प्रोपेनॉन और एथेनॉल। एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन A गिव्स B इज द मेजर प्रोडक्ट। जो एल्कीन A है इसकी एक और साइड बाय साइड दूसरी रिएक्शन दे रहे हैं कि HCl का एडिशन जब इस पे किया गया तो वहां पे एल्कीन A पे HCl का एडिशन करने पर कंपाउंड B फॉर्म हुआ एज ए मेजर प्रोडक्ट। आपको बताना है उस कंपाउंड B का, प्रोडक्ट B का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, पहले इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है प्रोडक्ट बी की करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, दैट इज 2-chloro-2-methyl butane इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन हम क्या कहना चाह रहे हैं, द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कह रहा है क्वेश्चन में वो कैसे होंगी उनका जिक्र करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपने लिया एल्कीन ए जिसका ओजोन लाइसिस कराया जिंक H2O की प्रेजेंस में, तो आपके पास मिला प्रोपेनॉन एंड एथेनॉल। प्रोपेनॉन और एथेनॉल की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, इस डबल बॉन्ड O को हटा लेंगे, CH को C डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे, तो हमारे पास एल्कीन A आराम से स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रोपेनॉन और एथेनॉल जो ओजोन लाइसिस कराने के बाद हमको प्रोडक्ट मिले, वहां से हमने स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन A आइडेंटिफाई किया जो कि आया 2-methyl-butene। अब 2-methyl-butene का आप रिएक्शन HCl से कराते हो, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हो, तो H जाके वहां जुड़ेगा जहां पे नेगेटिव पार्ट Cl माइनस वहां जाके जुड़ेगा जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो C पे जुड़ जाएगा Cl और CH पे जुड़ जाएगा H, और HCl का मार्कोनिकॉफ एडिशन कराने के बाद, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट B मिलेगा उसका नाम होगा 2-chloro-2-methyl-butane। CH3 C CH3 Cl CH2 CH3 और 2-chloro-2-methyl-butane जो स्ट्रक्चर दे रखी है B की वो आपको दे रखी है ऑप्शन 3 में, हेंस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किया। इन 15 क्वेश्चंस की हमने आंसर की बात की, एक्सप्लेनेशन की बात की, डिफिकल्टी लेवल को समझा, वो कौन से चैप्टर से पूछे गए उनको समझा, और उन क्वेश्चन के साथ हमने कंसेप्ट को भी क्लियर किया जिससे आपके सारे कंसेप्ट्स उन क्वेश्चन के साथ रिवाइज हो जाएं और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 2019 का वो भी आपसे क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है और आपने वीडियो पूरा देखा है यहाँ तक, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस पे बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नीट, जेई मेन, 12th 11th क्लास के जो भी वीडियो हमारी तरफ से अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।